बॉडी है? नो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी। दोनों में डिफरेंस मालूम है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज वन विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडी इज वन विच इज मेंशन्ड थ्रू अ स्टैट्यूट, किसी कानून के तहत बनी बॉडी। ना ये किसी कानून से बनी है, ना ये संविधान में लिखी है, इसको बस प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने साइन से बना दिया। जैसे मान लो अभी वॉर अगर कल को करना हो तो कोई बॉडी बनाई जाएगी, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखेंगे नहीं ना, उसके लिए लॉ पास करने का कोई टाइम है, तो ऐसी बॉडी बन जाती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, बस ये हम अपने साइन से बना देते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक हु बिहाइंड दिस इंडिया पाकिस्तान वॉर? व्हाई यूएसए? व्हाई विल यूएसए बेनिफिट फ्रॉम दिस वॉर? हु गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस वॉर? अगर वॉर हुआ तो सबसे ज्यादा बेनिफिट में कौन है? पॉलिटिशियंस को क्या बेनिफिट? हाँ, कितने आर्म्स बेच देगा? 10 बेच देगा, 20 बेच देगा, 50 बेच देगा? और थोड़ा बड़ा बताओ, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें बता रहे हो कि उसकी बंदूक बिक जाएगी, उसकी आर्टिलरी बिक जाएगी, कुछ बड़ा बताओ, किसको असल असल में किसको फर्क पड़ रहा है वॉर से? हम्म? हु इज बिहाइंड दिस वॉर? See, what I think is, and what a lot of geopolitical experts are also saying is that the war will help whom? Ultimately China. And China is behind this war. Why? देखो मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सही बात तो लगती है। ट्रंप ने टैरिफ डाले थे, ट्रंप ने टैरिफ डाले थे। पहले इसको एक छोटी सी कहानी सुनो जिसमें भी काम आएगी। देखो, 1945 में कोल्ड वॉर हुआ शुरू। कोल्ड वॉर किसके बीच में था? देखो, दो तरीके के वॉर होते हैं। वॉर का मतलब है लड़ाई, वॉर का मतलब है लड़ाई। या तो सीधे मुक्का लात कर लो, या गोली बारूद, उसको बोलते हैं हॉट वॉर। और जब मुक्का लात और गोला बारूद यूज ना कर पाओ और बस एक दूसरे को किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाए, उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। जब दोनों ताकतों को लगता है कि आपसी भिड़ंत में दोनों को नुकसान हो जाएगा अगर डायरेक्टली लड़ गए, तो हॉट वॉर जैसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। जैसे रशिया यूक्रेन, रशिया को पता है यूक्रेन को कितना भी मारेंगे, यूक्रेन मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा, तो हॉट वॉर। जो चीज़ इसराइल करता है पैलेस्टाइन के साथ, हॉट वॉर, मार पिटाई। फिर जब दोनों के पास न्यूक्लियर हो जाता है ना, तब स्थिति बन जाती है किसकी? कोल्ड वॉर। दोनों को पता है कि अगर अगर गोली बारूद की लड़ाई कर ली तो दोनों को बर्बाद हो जाओगे, दोनों ही खत्म हो जाओगे। हिरोशिमा और नागासाकी में कितने बम गिरे थे? एक एक। फैट मैन और लिटिल बॉय। बॉम्ब का नाम था फैट मैन और एक का नाम था लिटिल बॉय। बॉम्ब के नाम रखोगे ना, हमें बस 50 बॉम्ब है, सिर्फ 50 तो सबके नाम नहीं पड़ जाएंगे, है ना? कोई छोटा मोटा खिलौना तो है नहीं, न्यूक्लियर वेपन है। एक था फैट मैन और एक था लिटिल बॉय। एक एक बॉम्ब से हिरोशिमा उड़ गया, एक बॉम्ब से नागासाकी। तो पूरा पाकिस्तान उड़ाने में कितने बॉम्ब लग जाएंगे? 10-12। और पूरा हिंदुस्तान उड़ाने में 20-25, 30 लग जाएंगे। इतने पाकिस्तान के पास भी हैं। पाकिस्तान हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन्स दैन इंडिया। ज़्यादा है उनके पास, मुझे नहीं पता क्यों, बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा चाहिए भी नहीं, लेकिन बीच में पाकिस्तान करता क्या था? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलिट्री सर्विस देता था इन ल्यू ऑफ डॉलर। हम आपको ऐसे लोग बाउंसर्स को पैसा देते हैं, तो सऊदी और ये लोग बीच में पैसा दे देते किसको? पाकिस्तान मिलिट्री को, टू सेव देम। अपनी मिलिट्री पे खर्चा नहीं करना, अपन को इकोनॉमी पे फोकस करना है। कोल्ड वॉर चलता था, हॉट वॉर नहीं चल पाता था, तो कोल्ड वॉर के तहत ये दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करते थे। बहुत जगह हमें कोल्ड वॉर देखने को मिला। जैसे वियतनाम को इन्होंने नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में बांट रखा था। साउथ वियतनाम से अमेरिकन मारते थे और नॉर्थ वियतनाम में बैठ के रशियंस मारते थे। सोवियत, उस टाइम पे सोवियत यूनियन, दैट बैक देन रशिया वाज नॉट फॉर्म्ड, इट वाज यूएसएसआर। जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई करते थे, साउथ कोरिया कंट्रोल था यूएस के, नॉर्थ कोरिया कंट्रोल था किसके? यूएसएसआर के। आज भी रशिया प्रो है नॉर्थ कोरिया के। तो दुनिया में इन्होंने कई जगह आपस में लड़ाइयाँ लड़ी। इंडिया कहता था हम हैं नॉन अलाइंड, गुट निरपेक्ष, नीदर वी विल गो टू यूएस नॉर वी विल गो टू यूएसएसआर, बट स्टिल इंडिया हैड अ इंक्लाइन टुवर्ड्स whom? यूएसएसआर। हमारी पॉलिसी थोड़ी सोशलिस्ट थी और हम प्राइवेट कंपनीज को उतना पसंद नहीं करते थे जितना अमेरिका चाहता था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस खराब था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी थी जिसने हमें 200 साल जूते मारे, इनडायरेक्टली मारे ही मारे, तोड़ भी दिया देश, गरीब भी कर दिया, ड्रेन भी कर ले गए वेल्थ। समझ में आ रहा है? थी तो एक कंपनी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी देश में जाए और धीरे धीरे कर ले, पहले इकोनॉमिकली पावरफुल बने और फिर इकोनॉमिक्स के बाद वहाँ की पॉलिटिकल सत्ता भी हथिया ले। तो ऐसा चीज़ करना मुश्किल है ना, जिस देश के साथ होगी वो कंपनी से डरेगा। समझ में आ रहा है? तो कोल्ड वॉर दोनों के बीच में चलता था। अब कोल्ड वॉर अलग अलग जगह चला। कोल्ड वॉर का एक बेस बना अफगानिस्तान। एक बेस कौन बना? अफगानिस्तान। नाउ अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री, और अफगानिस्तान अपने आप को एक देश नहीं मानते। अफगानिस्तान अपने आप को कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में बटा हुआ पाते हैं जो वहाँ के लोकल है। कोई पश्तून है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बहुत सारे फिरकों में और कास्टों में बटे हुए हैं, गैंगों में बटे हुए हैं। ठीक। अब अफगानिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ एशिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ एशिया। ऐसा माना जाता था जो अफगानिस्तान पे कंट्रोल करेगा वो पूरे एशिया पे कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास समुद्र नहीं है। अफगानिस्तान से आप सेंट्रल एशिया भी पूरा टैकल कर सकते हो, अफगानिस्तान से आप पाकिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान को भी टारगेट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ एशिया। एशिया के दिल में कौन? अफगानिस्तान।
ये इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स सोचते थे, तो सब चाहते थे किस पे कंट्रोल हो जाए, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में एजुकेशन लेवल बहुत, और उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है ओपीएम पे। किस पे? ओपीएम, जिसको बोलते हैं अफीम। क्योंकि देखो, जो अफगानिस्तान है वो प्लेटू पे बना हुआ है। किस पे बना है? प्लेटू। वहाँ प्लेन्स नहीं है। प्लेन्स में गेहूँ चावल उगाना आसान होता है, जिसमें हम तुम रह रहे हैं, प्लेन्स ज़मीन है, नदियाँ हैं। पर पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूँ चावल नहीं उगता। तो वहाँ पे वो लोग किस चीज़ को उगाते हैं? ओपीएम को। है तो वो भी किसान, बस किसान जिसके पास बंदूक है। और ऐसे यूपी में भी बहुत लोग मिल जाएंगे। गाँव वाँव में जाओगे तो तुमको बहुत लड़ाके टाइप के किसान मिल जाएंगे, उनके पास घर में वेपन होगा ज़रूर। बस अफगानिस्तान पूरा ही ऐसा है। अब अफगानिस्तान में होड़ लगी कि यूएस कंट्रोल करेगा कि यूएसएसआर। पहले पहुंच गया कौन? यूएसएसआर। अब यूएसएसआर को पीटना कौन चाहता था? यूएस। तो यूएस को पता था डायरेक्टली अफगानिस्तान में घुस के यूएसएसआर को नहीं मार पाएंगे। यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया किस पे? अफगानिस्तान। अब कब्जे का मतलब होता था पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना। अब जब वो गश्त लगाते थे तो यहाँ पे कौन रोता दिखता था? अफगानिस्तान का बच्चा। इस बच्चे को क्या पता पूरा कोल्ड वॉर और क्या, इसको तो ये दिखता है कि सोवियत वाले मेरे दुश्मन है, मेरे घर के बाहर जो गश्त लगाए वही मेरा दुश्मन, टैंक लेके जाएगा। उसको क्या यूएस यूएसएसआर समझाओगे? तो अब अमेरिका को पता था डायरेक्टली हॉट वॉर इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट अमेरिका डिड इज, अमेरिका स्टार्टेड ब्रेन वॉशिंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, टेलिंग देम कि देखो सोवियत वाले कितने बदमाश हैं, दे आर नॉट हेल्प, दे आर नॉट गिविंग लेटिंग यू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर। तुम निकल ही नहीं पाते हो, कब्जा कर रखा है देश पे। लड़कों को समझ में आया बात तो सही है। अब ये चीज़ ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी एज होगी? 14-15 साल, 16 साल, यूथ। लेट्स से 14 से 18 मान लेते हैं। अब इन लड़कों को इन्होंने तैयार किया, ये यंग भी होते हैं और इनको प्राइड भी होता है देश का, है ना, कि यार ऐसा कैसे मेरा देश का कैप्चर कर रखा है। अब ऑब्वियसली इतना सबको पता है, मैं किसी एक आर्मी की बात नहीं कर रहा। आर्मीज आर गुड, बट आर्मीज रेप वगैरह भी करते ही हैं, कंट्रोल कर लेते हैं पूरा। सब जगह की आर्मी की बात कर रहा हूँ। तो अब हो सकता है कि किसी की मम्मी को परेशान किया हो, किसी का पापा उठा लिए हो, है ना। तो ये लड़के तैयार हो गए। ये लड़के कहलाए मुजाहिदीन। ये क्या कहलाए? मुजाहिदीन। और इनको ट्रेनिंग किसने दी? अब यूएस डायरेक्ट ट्रेनिंग कैसे देता? पकड़ नहीं जाता? यूएसएसआर पकड़ लेता? ट्रेनिंग ऐसे थोड़ी खुलेआम कोचिंग थोड़ी चल रही कि आ जाओ यहाँ ट्रेनिंग देंगे। हिडन ट्रेनिंग देनी थी। अब यहाँ पे उसकी हेल्प किसने की? देखो ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाजू में है, तो यहाँ ट्रेनिंग होती थी और ये यहाँ पहुँच जाते थे। अब मुजाहिदीन ट्रेंड थे, उनके पास AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। कौन दिला रहा था उनको ये सब? पाकिस्तान। क्यों बना रहा, ट्रेन कर रहा था इनको? क्योंकि पाकिस्तान वॉज गेटिंग मनी ना, ट्रेनिंग का पैसा मिल रहा था। ट्रेन करते हैं सबको। देखो, जब तक तुम्हारा अंदर से सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक यस नो मत बोलो। सबका फायदा नुकसान देख के ही आगे बढ़ो। पाकिस्तान को फायदा क्या है? डॉलर मिल रहा है ट्रेनिंग का। खर्चा आया $5, यूएस से लिया $8, $9। बिजनेस बनाया उन्होंने इसका। पाकिस्तान में ही तो सिखा सकते हो, क्योंकि तुम खुद सोचो, अब अफगानिस्तान में तो बैठा ही है यूएसएसआर। पाकिस्तानी सिखाएंगे? वेपन ही चलाना तो सिखाना है। 18-19-20 साल के लड़के को अगर वेपन चलाने को आज भारत सरकार बोले तो सिखाने के लिए लोग नहीं है क्या? आर्मी में इतने लोग सिखा देंगे। अगर यूएस से आदमी भेजेंगे तो यूएसएसआर को डाउट नहीं हो जाएगा? तो पाकिस्तान अब ये सब, ये मुझे नहीं मालूम, ये सब जब चीज़ें कंक्लूड हो गई तो जियो पॉलिटिक्स होते हैं, किताबों में लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ये उस टाइम सबको थोड़ी समझ में आ रहा था, ये चल रही थी चीज़ें। यूएस, पाकिस्तान वाज गेटिंग मनी फ्रॉम होम? यूएस। यूएस का फायदा ये हो रहा था कि मुजाहिदीन ट्रेन हो रहे हैं। दोनों को फायदा। मुजाहिदीन को क्या फायदा कि यूएसएसआर का एंटी करूंगा, वो तो परेशान है ही, और बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। पैसे भी मिल जाएंगे और देश को फ्री भी कर देंगे। इसका भी फायदा, इसका भी फायदा, इसका भी फायदा। और ये तो यहाँ कैप्चर कर ही रखा था। ठीक। लड़ाई जारी रही, एंड अल्टीमेटली मुजाहिदीन वॉन। हु वॉन? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। रशिया अलग से कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि 45 साल से तो लड़ ही रहा था। 1945 से लेके 1991 तक तो लड़ाई लड़ी है अमेरिका से। हॉट वॉर, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में पैसा लगेगा ना भाई। तो यूएसएसआर अपने आप कमजोर होता जा रहा था। नाउ यूएसएसआर न्यू द टाइम हैज कम टू लीव अफगानिस्तान, वी कांट फाइट अफगानिस्तानीज एनीमोर। तो यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए। कौन छोड़ के भाग गया? यूएसएसआर। अब जब यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़ के भागेगा तो यहाँ पे क्या होगा? पावर वैक्यूम। पावर थी, कोई बैठा था, अब पावर लेस हो गया, जो बैठा था राजा वो भाग गया। अच्छा बुरा अलग बात, जो कंट्रोल किया था रशिया देश को वो भाग गया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कंट्रोल किया हुआ इंसान था जो कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर। यूएसएसआर वाज कंट्रोलिंग whom? Afghanistan. Now these people went. Why did these people went? These people went because Mujahideen ultimately won. Mujahideen ultimately won. तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया रशिया वशिया को सर कैसे पीट लिया? देखो, जो अफगानिस्तान का टेरेन है, मैंने अभी तुमको बोला, वो क्या है? प्लेटू। प्लेटू। महाराष्ट्र में भी मुगल्स जल्दी शिवाजी को नहीं हरा पाए, क्यों? क्योंकि शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र क्या है? प्लेटू। अब प्लेटू पे लड़ाई करने का तरीका अलग होता है। तभी तो शिवाजी का एक आर्ट वॉर है जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। समझ में आ रहा है? तभी तो अल्टीमेटली मुगल्स ने साउथ जीता था। लेकिन मुगल्स कमजोर क्यों हुए? क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी थी साउथ। साउथ है,
प्लेटू पे लड़ना इनको आता नहीं था, अब छापेमारी तो होता रहता था, उसमें परेशान होते रहते थे, इसलिए इनको इतना साल लग गए लड़ने में। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, एक चीज समझो। एक 1751 में वॉर हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के बैटल में एक साइड पे थे अफगान्स और एक साइड पे थे महाराष्ट्र, मराठी। ये हार क्यों गए? इनकी सेना बड़ी थी, क्योंकि इनको लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था प्लेन्स पे। अब ये जो तुम्हारा पानीपत है, पानीपत कैसा है? सीधा जमीन है, हरियाणा है। पानीपत हरियाणा है, यहाँ पहाड़ नहीं है। अब सीधे पे लड़ने के एक्सपीरियंस इनको ज़्यादा था। ये जो मुगल आते थे बाहर से, मराठी महाराष्ट्र के जो लोग थे मराठी थे, ये तो पूरी लाइफ यहाँ प्लेटू पे लड़े। अब अफगानिस्तान भी पूरा किस पे बना है? प्लेटू पे। तो मुजाहिदीन अच्छा लड़ेंगे कि यूएसएसआर? मुजाहिदीन छुप के मार देते थे ना। जैसे कश्मीर में भी अभी देखो टेररिस्ट निकले आते हैं कहीं ना कहीं, टेरेन ऐसा है, छुप जाएंगे। शाम तक में 3-4 भी मार दिया अगर यूएसएसआर के सोल्जर, तो क्या खराब है? टैंकर है ना उसके पास, लेकिन छुप के तो मार सकते हो। तो अल्टीमेटली जीता कौन? मुजाहिदीन। अब अमेरिका को मुजाहिदीन से कोई काम है? वापस आते हैं। हमने मुजाहिदीन ट्रेन किए लड़ने के लिए, टू फाइट रूम यूएसएसआर। नाउ यूएसएसआर हैज लेफ्ट। नहीं, अब अमेरिका ने एकदम से अपना हाथ खींच लिया। हाथ खींचा तो ये मुजाहिदीन के पास पैसा आना बंद, फ्री में वेपन मिलना बंद, और यहाँ पे पाकिस्तान को डॉलर मिलना उस काम के लिए बंद। ये AK-47 बंद। अब मुजाहिदीन खड़ा है। मुजाहिदीन को क्या काम आते हैं? मुजाहिदीन को अपनी लाइफ में विलन मत बनाओ, मुजाहिदीन की हालत समझो और एक बार अपने आप को उसकी जगह रख के कोशिश करो। मुजाहिदीन की क्या गलती? वो तो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है ना, उसको यूएसएसआर और ये सब नहीं समझ में आ रहा, उसको बस ये समझ में आ रहा है मेरे घर के बाहर ये रशियन बचपन से घूम रहा है, इसको मारो। इतने भोले होते हैं भाई, उनको क्या पता बेचारों को। अब सुनो, ब्रेन वॉश है ना। अब मुजाहिदीन के साथ क्या होगा? अब मुजाहिदीन को आती है क्या? गोली चलानी आती थी, उसको सिखा दिया गया था। अब मुजाहिदीन को घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। इसी चीज़ का यूज़ कौन करेगा? पाकिस्तान। नाउ व्हाट विल पाकिस्तान डू? पाकिस्तान विल आस्क ऑल ऑफ दीज मुजाहिदीन्स टू गो एंड एंटर इनटू कश्मीर। अब तुम बोलोगे सवाल आएगा, मुजाहिदीन क्यों एंटर कर रहे हैं? अबे वो प्रोफेशनली लड़ रहा है, उसको काम ही लड़ना आता है। 16-17 साल की उम्र में गन चलाना सीख लिया, तब 26 साल के हो गए हैं। घर में सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसे लेके आओ। अभी तक तो मुझे जब रशियंस को मारते थे तो पैसा मिलता था, एवरीवन वाज हैप्पी इन द फैमिली। नाउ देयर इज नो रशिया टू फाइट, वेयर डू आई गेट मनी फ्रॉम? तो मुझे अब पाकिस्तानी तो उनको यूज कर रहा था मुजाहिदीन को। मुजाहिदीन को क्या पता यूएस कर रहा है? मुजाहिदीन के लिए आका तो पाकिस्तानी है जो ट्रेन कर रहा है। नाउ दीस पाकिस्तानी, व्हाट दीस पाकिस्तानी पीपल डू इज दे आस्क दीस मुजाहिदीन, व्हाट विल दे आस्क? दे आस्क दीस पीपल टू कम टू कश्मीर। अब मुजाहिदीन क्यों मान जाएगा? कि उसको पैसा मिलना है। उसका तो काम ही है बंदूक चलाना। अब 26 साल की उम्र में नया क्या सीखे? उसने सीखा है अपनी लाइफ में पूरा बंदूक चलाना है। नाउ दीस पीपल केम टू वेयर? कश्मीर। एंड दीस पीपल वर सेंट बाय whom? पाकिस्तान। इसलिए तुम देखोगे 1989 में ही कश्मीर में दंगे होंगे। सब एक साथ क्यों हो रहा है? इधर 89 में सोवियत जा रहा है, उसके 6 महीने बाद कश्मीर में दंगे हो जा रहे हैं, और यहाँ से हिंदूज भाग के आ रहे हैं कहाँ? इधर कश्मीरी हिंदूज। इससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट? एक तो हमने सोसाइटी तोड़ दी, एक तो हमने सोसाइटी तोड़ दी। इतना दिमाग लगा के कोई थोड़ी समझेगा, वो तो ये समझेगा मुस्लिम मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे कश्मीरी सीधे होंगे, पर 100 में 10 ही होंगे बस जो बदमाश होंगे, बस। ये बहुत ज़्यादा फिगर बता रहा हूँ। कुछ लोग जो इधर के रीजन में रहते हैं उनको पठान बोलते हैं, वो पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं पठान, यूपी में भी मिल जाते हैं, बट बेसिकली पठान आते हैं यहीं से, पश्तून जो होते हैं वो पठान होते हैं। तो अब ये लड़ने कहाँ गए? कश्मीर। कश्मीर में इन्होंने वायलेंस वायलेंस किया, इनको तो पैसे मिल रहे थे, ठीक। अभी पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब देखो, नाउ पाकिस्तान हैज़ टू फंड हुम? मुजाहिदीन। पाकिस्तान हैज़ टू फंड हुम? मुजाहिदीन। इनको डॉलर भी देना है और आर्म्स भी देने हैं। अब मुजाहिदीन के पास बदले में देने के लिए सिर्फ क्या है? कश्मीर में शांति। उससे डायरेक्ट कुछ पैसा आ रहा है, तो क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान देखिए अच्छा मुजाहिदीन ही करता क्या है, मतलब मुजाहिदीन से बंदूक चलाता है, और क्या करता है? सर आपने बताया तो था कि शुरू में ओपीएम की खेती भी करता है, क्योंकि है तो ये किसान। जैसे तुम्हारे लिए गेहूँ चावल, ऐसे उसके लिए ओपीएम। अब अकेला कितना ओपीएम खा जाएगा? तो पाकिस्तान बोलेगा देखो बेटा तुमको पैसे देता हूँ, आर्म्स देता हूँ, बदले में तुम्हारे पास क्या है? बोलेगा कुछ नहीं सर, लड़ाई करनी आती है, कोई बात नहीं, लड़ने जाओ। दूसरा क्या है तुम्हारे पास? सर ओपीएम रखा है, ओपीएम भी मुझे बेच दो। ओपीएम बेचोगे उसके बदले पैसा दूंगा, और लड़ने जाओगे उसके लिए पैसा दूंगा ही। अब पाकिस्तान को ओपीएम क्यों चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी अपनी जेब से थोड़ी लाएगा, पाकिस्तान को पैसे चाहिए। अब पाकिस्तान को पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये ओपीएम बेच के। ओपीएम बिकेगी कहाँ सबसे बढ़िया? क्योंकि मार्केट बड़ा है। अब ओपीएम बेचने के लिए बड़ा नेटवर्क चाहिए कि नहीं? आजमगढ़ में ओपीएम बेचनी है, जो वो पंजाब से बॉर्डर से आई है, पंजाब बॉर्डर से आई ओपीएम बाराबंकी में बेचनी है, पंजाब बॉर्डर से आई ओपीएम तमिलनाडु में बेचनी है, तो उसके लिए यू नीड अ गुड नेटवर्क। 1989 में वो नेटवर्क देने वाला आदमी कोई हिंदुस्तान में दिखता है तुमको? ओनली 1 पर्सन, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज अ माफिया। वाई इज ही अ माफिया? उसने टेररिस्ट करना, उसने कहा इंडिया पाकिस्तान में भी इन्वॉल्व हुआ है वो तो ये उसको नेटवर्क दे रहा था। अब दाऊद के पास नेटवर्क था, दाऊद यहाँ बंदा था, यहाँ का था, आजमगढ़ का, मुंबई गया, वो नेटवर्क था उसके पास, लड़के थे।
अब तुम बोलोगे वो लड़के क्यों काम करेंगे? पैसों के लिए। 5 रुपए की चीज़ 50 में बिक रही है। और थोड़ा बहुत ब्रेन वॉशिंग कर दी कि देखो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मस्जिद गिरा दी, वो ब्रेन वॉश हो गया, इतना पढ़ा लिखा है नहीं, उसको पैसे भी मिल जा रहे हैं। तो वो ये तभी तो एवरी टाइम यू बाय ड्रग्स इट इज सेड यू आर फाइनेंसिंग टेररिज्म। हाउ आर यू फाइनेंसिंग टेररिज्म? सी, आजमगढ़ का या अयोध्या का कोई लड़का इधर ड्रग खरीद रहा है, वो ड्रग किसके चैनल से बिक रही थी? दाऊद इब्राहिम। तो 100 रुपए की भी पैकेट होगी तो 10 रुपए किस पे पहुंच रहे हैं? दाऊद। न सेम मनी दाऊद इज गिविंग टू whom? पाकिस्तान। पाकिस्तान इज यूजिंग द सेम मनी टू फाइनेंस whom? मुजाहिदीन। एंड दीज मुजाहिदीन आर एंटरिंग कश्मीर, राइट? समझ में आ रहा है? कोई अपनी जेब से थोड़ी पैसा दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आती है? सब 1989 में लिंक हो रहा है। 89 में सोवियत छोड़ता है, 91 में टूट जाता है क्योंकि वीक होने लगा था। 89 में तुम देखोगे कश्मीर में एक्सोडस होगा। 89 में तुम देखोगे राइज ऑफ दाऊद इब्राहिम। 90s में। अब दाऊद इब्राहिम इज गेटिंग मनी फ्रॉम दीज पीपल। जो लोग हैं ड्रग खरीद रहे हैं, उसमें कुछ शेयर दाऊद रख रहा है, कुछ शेयर वो पाकिस्तान को दे रहा है, जिससे पाकिस्तान ओपीएम खरीद रहा है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अब ये जो दाऊद के पास पैसा पहुंच रहा है, ये दाऊद कहाँ लगा है? दिस इज इलीगल मनी, बिकॉज दिस इज नॉट अकाउंटेड। इस पर टैक्स तो दिया नहीं उसने। अब इलीगल मनी को खपाने का बेस्ट तरीका क्या है? रियल एस्टेट और बॉलीवुड और क्रिकेट, क्योंकि इसमें रेट का कभी अंतर ही नहीं लगता। बॉलीवुड की मूवी मैंने तुमसे बोला 20 करोड़ में बनी है, तुम कैसे प्रूव करोगे 20 में नहीं बनी? मूवी अगर तुमसे कोई बोलता है 100 करोड़ में मूवी बनी है, एकदम एक्जैक्टली मान जाओगे 100 करोड़ में बनी है? इन सब चीज़ों का कोई रेट लगाया जा ही नहीं सकता। प्रॉपर्टी का रेट लगाया जा ही नहीं सकता। दैट इज वाई यू विल सी फ्रॉम 90s इंडिया में रियल एस्टेट का भी रेट बहुत हाई बढ़ा, 90s में बॉलीवुडिज्म बहुत हाई बढ़ा। और इधर से देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फ्रॉम शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, बट सिंस इन लड़कों को भी इन्फ्लुएंस रखना है जो बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रो इस्लाम इमेज भी बनानी है। दैट इज वाई यू विल सी इन द 90s ऑल ऑफ द स्टार्स दैट वर राइजिंग वर फ्रॉम a specific religion, because these people were supporting it. And why were these supporting it? because इनको इन लड़कों के अंदर सिंपैथी रखनी है। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? तो अब मैं ये सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, आज ये चीज़ हो गई, पूरी चीज़ें हो गई, तो हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अब उस समय तो ना मैं इतना इंटेलिजेंट था, ना तो मैं पैदा हुआ था, और ना उस टाइम के लोग थे जो ये चीज़ समझ पाए। मेरा ये कहने का मतलब है, छोटो अफगानिस्तान की छोटी सी लड़ाई, इंडिया में बॉलीवुड का राइज, ये सारी चीज़ें इकट्ठी ग्लोबल ऑर्डर से लिंक हो रही हैं। कहाँ? यूएस और यूएसएसआर से चालू किया था। सेम चीज़ है इंडिया पाकिस्तान वॉर। वाई इज दिस, वाई चाइना इज डूइंग दिस, इज बिकॉज चाइना, अभी ट्रंप ने टैरिफ लाए हैं। ट्रंप ने क्या लाए हैं? टैरिफ। ट्रंप ने बोला है अगर मैं 100% टैक्स लगाता हूँ चाइना के माल पे, अभी तक यूएस करता क्या था? इंडिया से कोई सामान गया, मान लो ये मार्कर, तो यूएस उस पर सिर्फ 10% लगाता था, मान लो ट्रेड टैरिफ, 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए 110 का बिका। इंडिया क्या करता था? 100 रुपए का यूएस से माल आया, टैरिफ लगा दिया 20%। समझ में आ रहा है? तो ट्रंप इसके अगेंस्ट है, ट्रंप इसके अगेंस्ट है। इंडिया और चाइना, ये दोनों ही देश अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। किसमें? ट्रेड सरप्लस, मतलब चाइना जब अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो फायदे में होता है, और इंडिया जब अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो फायदे में होता है। कौन? इंडिया। तो यूएस, अब ट्रंप ने क्या बोला है मुझे क्या करना है? चाइना पे लगा दिए टैरिफ, इंडिया पे भी लगाई है, सबसे ज़्यादा किस पे लगाई है? चाइना पे। तो ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि चाइना को दुनिया से अलग थलग करो, क्योंकि यूएस को 1991 तक किससे लड़ाई मिलती रही? यूएसएसआर से। और 91 के बाद से आज तक दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है। कैसा? यूनिपोलर। सारी ताकत यूएस के पास है। अब चाइना हैज नाउ स्टार्टेड बिकमिंग अ थ्रेट टू whom? यूएस। नाउ यूएस को पता है वाई चाइना थ्रेट, बिकॉज चाइना इज इकोनॉमिक पावर। चाइना के पास पैसा बहुत है। पैसा कब आता है? व्यापार से। तो व्यापार रोक दो। व्यापार रोकने के लिए एक तो टैरिफ बढ़ा दिए कि चाइना का माल अमेरिका के अंदर कम आए तो कम बिकेगा। अमेरिका की भी तो 30 करोड़ आबादी है, और अमेरिका में तो आदमी रिच भी है, खरीदता भी ज़्यादा है। तो एक तो चाइना को ये चोट पहुंचा दी ट्रंप ने, और दूसरी चोट क्या पहुंचा दी चाइना को ट्रंप ने, बताओ? वो अपनी अमेरिकन कंपनीज को बोल रहा है एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, चाइना प्लस वन। मतलब ये जो तुम दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करते हो, इसके साथ एक और कोई ऑप्शन रखो। कल को कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, या चाइना दुनिया पे रूल करने लगा, तब तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। एप्पल जैसी कंपनीज को बोला। तो एप्पल ने, देखो अभी एक न्यूज़ आई थी, एप्पल ने बोला हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ ले जाएंगे? इंडिया। अपने फ़ोन कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे? इंडिया। इससे इकोनॉमिकली लाद, इकोनॉमिकल पेट, पेट पे लाद किसको पड़ रही है? चाइना को। और असली लाद तो पेट की लाद होती है। तुम किसी को कितना भी मार लो, धीरे धीरे गरीब कर दोगे तो ज़्यादा फायदे में हो। समझ में आ रहा है? तो नाउ चाइना इज़ वेरी अप्रीहेंसिव ऑफ इंडिया, कि ये कंपनीज कहाँ भाग, हमें इंडिया नहीं भागनी चाहिए। तुम वियतनाम भाग जाओ, तुम लाओस कंबोडिया कहीं भाग जाओ, इंडिया नहीं। वाई इंडिया? वाई नॉट इंडिया? बिकॉज जैसे दुनिया में यूएस को चाइना का थ्रेट है, वैसे ही चाइना को पता है एशिया में अगर मुझे कोई फ्यूचर में टक्कर दे पाएगा तो दैट इज ओनली इंडिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्री चाइना को टक्कर थोड़ी दे लेंगे। दे तो इंडिया भी नहीं पाएगा, बट स्टिल सेकंड नंबर का गुंडा कौन है? इंडिया। नेवल ब्लॉकेट समझाई थी, इंडिया नेवल ब्लॉकेट वोकेट कर सकती है किसके साथ? चाइना के साथ। तो चाइना नोज कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया भाग रही है ट्रम्प के इस बिहेवियर से, ये इंडिया ना भागे और कहीं भाग जाए। अब इंडिया ना भागे तो उसके लिए क्या करो? इंडिया को किस स्थिति में ला दो? वॉर की। वॉर होगा तो कंपनी अपने आप नहीं आएगी। किसी घर में रोज झगड़ा होगा, उस घर में तुम शॉप रेंट पे लोगे ही नहीं। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो रेंट के लिए जगह चाहिए, उस बिल्डिंग में रोज लड़ाई होगी तो क्यों लोगे? समझ में आ रहा है? दैट इज वाई चाइना इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तभी तो बांग्लादेश भी बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक किया तो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट काट दूंगा।
तो बांग्लादेश क्यों बोल रहा है? वी हैड डिफेंडेड बांग्लादेश इन 1971 वॉर। बांग्लादेश के अभी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट नहीं आया मोहम्मद यूनुस का, प्राइम मिनिस्टर का, कि इफ इंडिया इज विलिंग टू अटैक हुम, पाकिस्तान, वी विल टेक अवे इंडियाज नॉर्थ ईस्ट विद चाइना। चाइना भी देखो बोल रहा है कि इफ एनीथिंग हैपेंस टू पाकिस्तान वी विल एंटर द वॉर। ये चाह रहे हैं वॉर हो। कौन? चाइना। ये चाहता है वॉर हो। बांग्लादेश चाहता है वॉर हो। पाकिस्तानी सब चाह रहे हैं वॉर। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव नथिंग टू से। इन दोनों को उकसा कौन रहा है? चाइना। तुम वॉर करो। जैसे ही तुम वॉर करोगे, अब रशिया और यूक्रेन वॉर 2022 से चल रही है कि नहीं? अभी चली रही है। वॉर शुरू तो हो जाता है, वॉर खत्म कैसे होगा ये कहाँ पता है? खत्म होगा कहाँ जाके? ये सिर्फ इसलिए टेंशन बनाई जा रही है। तभी तो मोदी गवर्नमेंट ने विल टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। मोदी जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट कास्ट सेंसस। तभी तो मोदी जी कहते हैं देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, आदमी, औरत, बूढ़े और जवान, ऐसे कुछ 4 जातियां। ही नेवर, हाँ, ही नेवर प्रमोटेड कास्ट सेंसस। बीजेपी को तो वोट बैंक को तो घाटा ही होगा इससे। ये तो, हाँ, इससे तो बीजेपी को घाटा ही हो रहा है कास्ट सेंसस से। और ये तो कांग्रेस मांग रही थी, तब भी मोदी जी ने दे दिया। वाई? बिकॉज मोदी जी नोज वॉर तो करने की स्थिति में नहीं है हम लोग। अब हम खुद ही उकसा उकसा के बोल रहे हैं वॉर करो वॉर करो, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? कुछ करोगे तो तुम यहाँ टेंशन बढ़ाओगे पाकिस्तान के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ। कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आएगा ही नहीं, वो वियतनाम में क्योंकि देखो जो जिसको बिजनेस करना होता है ना, धंधा करना होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता इंडिया चाइना। उसको वही सेम सुविधा वियतनाम दे देगा, वो वियतनाम भाग जाएगा। दैट इज वाई एवरीवन इज आस्किंग इंडिया टू गो फॉर अ वॉर, गो फॉर अ वॉर। अब वॉर चल तो जाएगी, कब खत्म होगी? ये सब कोई रीजन थोड़ी है कि अब 35 बेचना है, ये इंडिया हिंदू मुस्लिम करना है। चाइना में लोग नहीं बैठेंगे, उनको पता नहीं होगा अगर इस तरीके से मारोगे तो अपने आप यहाँ की जो सोसाइटी है, वॉर कब पॉसिबल है? जब जनता ही प्रेशर बनाने लग जाए। अब जनता का प्रेशर बनाने लगेगी जब सिविलियंस को टारगेट करोगे, ये चीजें दिखाओगे कि अच्छा हाँ तुम हिंदू हो तो मार दो, तो आदमी जो अंदर से ही बैठा है वही बोलेगा ना, मारो मोदी, मारो मोदी, कुछ अटैक करिए मोदी जी, टेक सम एक्शन, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग सम एक्शन? द मोमेंट मोदी जी टेक सम सीरियस एक्शन, इंडिया एंड पाकिस्तान गेट इनटू अ वॉर। द मोमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान गेट इनटू अ वॉर, चाइना को पता है अब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ नहीं भागेंगी। इंडिया, और इंडिया कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 10 12 20 साल पीछे हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हें लगता है पाकिस्तान वॉर करेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत कुछ इतनी खराब है। कल बताया था, नौ एक 1.2 बिलियन डॉलर का लोन मिलना है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही, पाकिस्तान में आटा है नहीं, ये तो सबको पता है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस में है। क्या पाकिस्तान को नहीं पता वॉर लड़ेंगे तो हम और गड्ढे में आ जाएंगे? जब तुम्हारे पास घर में इलेक्ट्रिसिटी जलाने के पैसे नहीं है, तुम पेट्रोल नहीं बढ़ा सकते अपनी गाड़ी में, तो तुम वॉर कैसे करोगे? वॉर करने में भी तो तेल बारूद लगेगी। कहाँ से आएगा? पाकिस्तान नहीं है वॉर लड़ने की स्टेट में। और पाकिस्तान हैज टू डू ऑल ऑफ दिस बिकॉज चाइना वांट्स इट टू डू इट। समझ में आ रहा है? ये सब मोदी जी भी समझ रहे हैं, हम सब भी समझ रहे हैं। लेकिन अभी मोदी जी ये सबको कैसे समझाएं? तो लोग बोलेंगे कि ऐसे मार नहीं रहा, मार नहीं रहा। अभी तो इंडिया इतनी जल्दी, अब मुझे नहीं पता, प्रेशर में आके हो सकता है मोदी जी कल परसों में कुछ मॉक ड्रिल तो करवाएंगे, कुछ एक्शन ले लें। लेकिन कायदे से मोदी जी भी नहीं चाहते होंगे एक्शन लेना। लेकिन उनकी 27 लोगों की जान गई तो गई है, उसके लिए अफसोस भी है। लेकिन इससे तुम 10 20 साल और पीछे जाओगे। हाँ, हाँ, 10 20 साल 30 साल पीछे चले जाओगे। अगर हम तुमको हर महीने पैसा देते हो, तुम्हारा खर्चा 1 लाख रुपए, तुम कमाते हो 30 हजार, तुम हमसे ले जाते हो हर महीने लोन, तुम करोगे नहीं? हम जो बोलेंगे नहीं करोगे तो गए। बोलो करोगे कैसे? नहीं, करना ही पड़ेगा। और फिर दूसरा ये भी देखो ना, पाकिस्तान आर्मी खुद फेल हो रही है। मैं तुमको जो अफगानिस्तान का किस्सा है वो इसलिए नहीं सुनाया कि मैं तुमको कोई नॉलेज का डिस्प्ले कर रहा हूँ। मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ हमें बाद में पता चल गई तो हम कनेक्ट कर ले रहे हैं सारी डॉट्स। इस वॉर की भी 5 7 10 साल बाद करेंगे कनेक्ट। पर हो ऐसे ही लाइन्स पे रहा है। इतना सिंपल नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ गए और पाकिस्तान, अब तुम बोलोगे पाकिस्तान, देखो चाइना को बेनिफिट ये मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं भागेगी, तो चाइना को फायदा हो गया, है ना? इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं भागेगी, चाइना को बेनिफिट। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है? पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमिक नीचे गई है, इकोनॉमी पूरी जा रही है ना? पाकिस्तान में तुमको ही पता है इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, बट स्टिल वहाँ पे आर्मी रूल बना हुआ है। और वहाँ पे आर्मी इतने साल से इसलिए रूल करती आई है कि हम तुमको प्रोटेक्ट करते हैं। अब बलूचिस्तान को अगर कोई सही से नोटिस करता होगा, उसने पाकिस्तान का मैप बताया था कि पाकिस्तान ऐसे है, और पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटा है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बताया था कि सारा डेवलपमेंट पंजाब और सिंध में ही है। तो यहाँ के लोग अपने आप को अलग देश मानते हैं। अब चाइना को याद करो, सब जोड़ो। नेवल ब्लॉकेट बताया था कि चाइना का नेवल ब्लॉकेट हो जाएगा इंडिया में, यहाँ इंडियन ओशन में। इसीलिए चाइना ने यहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है। बताया ना? देखो, मान लो ये यूएस है, ये इधर, ये ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है। ये बताया था दुनिया का 80% ट्रेड इधर से होता है, मलक्कन स्टेट से। बताया था, स्टेट ऑफ मलक्का, जो बताया था, मलक्कन डिलेमा। चाइना का सारा सामान इधर से जाता है। अब चाइना को पता है कि अगर कल को इंडियन आर्मी ने यहाँ ब्लॉक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी लात पेट की लात। और यहाँ से वॉर कर नहीं सकते हो, ज़्यादा हिमालयस वगैरह है। और यही बताया था चाइनीज़ आर्मी को, चाइनीज़ नेवी नहीं है वॉर के लिए प्रिपेयर, कभी नेवी ने लड़ाई नहीं लड़ी, है ना? इंडिया लड़ चुका 1971 में। ठीक। तो चाइना को पता है कि मलक्का हो सकता है कल बंद हो जाए।
ये रास्ता व्यापार का बंद हो जाए, तो चाइना ने यहाँ से एक रोड जोड़ी है। यहाँ पे चाइना का एक रीजन है जिनजियांग, बताया था, जहाँ यूगुर मुस्लिम्स रहते हैं जिनको चाइना परेशान करता है। जिनजियांग से लेके पाकिस्तान के यहाँ ग्वादर तक एक पोर्ट बना रहा है, एक रोड बनाई है चाइना ने, कि अगर माल यहाँ से रोका तो माल यहाँ से भेज देंगे, यहाँ से भी तो निकल जाएगा माल। भाई यहाँ पे माल रोकोगे, यहाँ से निकाल दूंगा। इसी रोड का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये इधर पीओके से निकलती है ये रोड, पाकिस्तान के ग्वादर जाती है, फिर यहाँ से माल बेचो। इसी चीज़ को जूम कर दिया। ठीक। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से निकलता है? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तानी जो है वो किस लिए डिससेटिस्फाइड रहते हैं? क्योंकि सारा डेवलपमेंट पंजाब और सिंध में है। जैसे इंडिया में नक्सल्स, इंडिया में नक्सल, वैसे वहाँ पे बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान कहता है हमें अपना अलग देश दे दो। बलूचिस्तान किस पे अटैक करता है? चाइना पे, चाइनीज पे। तो वहाँ की आर्मी देख लो, अभी वहाँ पे एक ट्रेन हाईजैक हो गई थी, बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गई। तो ये फेलियर किसका है? पाकिस्तान आर्मी का। अब वो सब फेलियर कैसे छुपाओ? वॉर विद इंडिया। अब जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल की, मान लो मैं आर्मी जनरल हूँ, मेरी पोजीशन कमजोर हो रही है, तो मैं पहले बता दूंगा देखो बाहर से वॉर है। जब माओ बताया था, माओ माओ ने 1962 में इंडिया पे वॉर इसीलिए किया था क्योंकि माओ ने जो 1950 में प्रॉमिस किए थे सबको, वो प्रॉमिस मीट नहीं कर पाया था। तो अंदर के लोग माओ के अगेंस्ट हो गए थे। तो माओ ने 1962 में वॉर किसके अगेंस्ट ओपन कर दिया? इंडिया। ये तो बहुत पुरानी बात है। अगर जब तुमको अंदर घर में खतरा लगने लगे तो बाहर वॉर कर दो। क्योंकि जैसे तुम बोलोगे कि बाहर क्या कर रहे हो, तो तुमको अंदर के लोग मारेंगे कि बाहर से खतरा और तुम अंदर लड़ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो मैं तो यही मानता हूँ, इसलिए वॉर वॉर से सवाल आने की बहुत पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि ये सब चीज़ें समझो, पहलगाम थोड़ी बहुत हम उसकी वो देख लेंगे ज्योग्राफी, पर वॉर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि जो लोग पेपर बनाते हैं वो इतने पढ़े लिखे होते हैं। चलें आगे। देखो आगे